हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों जो देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की जो है 2019 में जो पेपर हुआ था 20 जनवरी 2019 को। तो इस बार भी पेपर आपका लगभग इसी डेट में होगा जाके, लगभग यही डेट रहेगी, मतलब इसी के आसपास। यही का मतलब 20 जनवरी ही नहीं रहने वाली है, लेकिन डेट आपकी जनवरी के आसपास मिल, जनवरी के फर्स्ट वीक में, मतलब जो हाफ जनवरी होगी, फर्स्ट हाफ जनवरी, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा आपका पेपर। तो इसीलिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, पहले तो मैं आपको वो करा दूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको कैसे बनना है, कैसे क्या तैयारी करनी है, वो अंदाज़ा लग जाएगा। दूसरा, मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, वो आपके लिए कितने कारगर हैं। उनमें से क्या क्या, देखो इंग्लिश में मैंने आज आपको दिखाया कि 4 से 5 क्वेश्चन हमारे जो प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर रखे हैं, अभी तक 5 ही 6 प्रैक्टिस सेट हुए हैं, उनमें से कितने प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चंस देखिए फंसे हुए हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं जिस ट्रैक पे चल रहा हूँ, आप लोग कमेंट नीचे कर देते हो ना कि क्या ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछता है, क्या ये इलाहाबाद हाई कोर्ट करता है, क्या ऐसा है, पहले पढ़ लो, ये कर लो। बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन जवाब आते हैं, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, और आप लोगों को कितने में आपको फ़ायदा मिलेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मेरी बताई हुई चीज़ करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा, और नहीं करेंगे तो हो सकता है भी तब भी आपको फ़ायदा मिले, क्योंकि ये चीज़ मैं नहीं कह सकता नहीं फ़ायदा मिलेगा, हो सकता है तब भी आपको फ़ायदा मिले, लेकिन जो है वो है। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो गोल्डन फाइबर जो होता है वो कपास, जूट, रेयान या ऊन, जिसको वूल कहते हैं, किसको गोल्डन फाइबर की अगर बात करेंगे तो वो मिलता है हमको जूट से। क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा हुआ है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक, मौत का कुआं, काला पानी, अंतिम यात्रा और बंद दरवाज़ा। तो यहाँ पर जो सेलुलर जेल थी, जहाँ पे शायद सुभाष चंद्र बोस को भी रखा गया था, ठीक है, ये अंग्रेज़ों द्वारा जो है स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी थे उनको कैद करने के लिए बनाई गई थी। और ये मतलब ज़मीन से तो ये हज़ारों किलोमीटर दूर है, ठीक है, और ये जो समुद्र है उसके बीच में स्थित है। इसके लिए बहुत कठिन रास्ता है, तो इसीलिए इसका नाम काला पानी डाल दिया गया था, और इसको काला पानी के नाम से ही जानते भी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। भाई जिसको लगे कि स्लो हो रहा है थोड़ा सा, तो आप अपने वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। भारत में राज्यसभा में पूर्ण अवधि के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। तो देखो, इनको चुना तो 6 साल के लिए जाता है, लेकिन हर 2 साल पे क्या होता है, हर 2 साल पे इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 83 जो है उसमें 1 नंबर के पार्ट में ये कहा गया है कि जो राज्यसभा संसद का जो स्थायी सदन होगा, ये कभी भंग नहीं होगा। राज्यसभा का जो 1/3 सदस्य होंगे, वो हर दूसरे साल पे अपनी जो है समाप्ति या कह सकते हैं अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और इनके नए सदस्य जो है निर्वाचित होकर आ जाते हैं। इनका सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो टोटल 6 साल का होता है, और ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। चलो, हिटलर किस देश का तानाशाह था। तो ये क्वेश्चन तो आपको पता है, बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इतनी मूवीज़ और सारी चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं आज के समय में। तो हिटलर जो है जर्मनी का तानाशाह था। चलो, ये क्वेश्चन अच्छा है, पुराना है, लेकिन अभी भी पेपर्स में खूब पूछा जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई तो 1526 में हुई थी। कब तारीख थी, तो 1526 1 अप्रैल, ठीक है, 1526 1 अप्रैल को हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें बाबर जीता था। फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो यहाँ पे सेकंड ऐसे करके डाल देता हूँ, ठीक है। दूसरी लड़ाई हुई थी, इसकी डेट थी 5 नवंबर। यही तो दिक्कत हो रही है मेरे पेन के साथ यार, कि लिखता कुछ और हूँ, लिखा नहीं जाता है उससे, वो बीच बीच में छोड़ देता है, तो कुछ का कुछ हो जाता है। तो 5 नवंबर 1576 को, ठीक है, सॉरी 56 नहीं, 1556 को, ऊपर यहाँ पे 76 पे नज़र पड़ी तो 76 आ गया, नहीं 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था, और ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें अकबर जीत गया था। फिर तृतीय युद्ध, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। सन बताना है और किन के बीच में हुआ था, ठीक, ये बताना है। चलो, अतुल्य भारत किस संगठन की टैगलाइन है। तो इंडियन रेलवे, स्वच्छ भारत अभियान, इंडियन
टूरिज्म टूरिज्म यानी कि भारतीय पर्यटन, और एयर इंडिया। तो अतुल्य भारत यानी कि इनक्रेडिबल इंडिया, इसके टीवी पे ऐड बहुत आते थे। ठीक है, अब तो खैर टीवी लोग देखते नहीं है इतना ज़्यादा, तो इसलिए नहीं बता सकता, लेकिन इसके ऐड बहुत आते थे। और इसकी जो टैगलाइन थी ये थी, अतुल्य भारत की जो टैगलाइन थी वो भारतीय पर्यटन के लिए कहा गया कि आप भारत आइए, देखिए कितना अतुलनीय भारत है हमारा, कितना अच्छा खूबसूरत भारत है। चलो 7 नंबर देखो, पारंपरिक रूप से किस राज्य में बिहू का उत्सव होता है? तो मैंने इसको बहुत बार बताया है, याद करने के साथ साथ एक ट्रिक भी बताई थी कि असम की बहू, तो असम की बहू के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे बिहू किसका है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे तो ये लिख लेंगे, लेकिन इसी के आगे आप असम लिख लेंगे। ठीक है, बाकी भांगड़ा भांगड़ा और गिद्दा ये आपको पता है पंजाब का है। छऊ और विदेशिया ये बिहार का है। कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल का है। बगदाद किसकी राजधानी है? तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? थाईलैंड, मंगोलिया, इराक और सोमालिया। बगदाद का एक बहुत ही फेमस आदमी था जिसको अमेरिका ने जो है घुस के वो मार दिया था, वहाँ का कौन? सद्दाम था। राजधानी क्या थी? राजधानी आपकी इराक थी। चलो फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पंचतंत्र किसकी रचना है? तो ये क्वेश्चन बहुत पुराना है और बहुत सरल, अब तो खैर बहुत ज़्यादा फेमस और इतना ज़्यादा पूछा जा चुका है कि अब बच्चों की ज़बान पर अट चुका है। खैर ये विष्णु शर्मा की थी, ठीक है, लेकिन अब ये उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन 2019 में पूछा गया था, तब से 5 साल हो चुके हैं। और एग्जैक्टली तो देखिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्रीवियस का पेपर है तो हमें कराना था। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा क्या थी? विंग्स ऑफ फायर, आपको पता है ये आत्मकथा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये रचना किसकी है? अब्दुल कलाम जी की है। फिर आत्मकथा नहीं है। माई कंट्री माई लाइफ ये भी नहीं है। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, बिल्कुल ये प्लेइंग इट माई वे सचिन की जो है आत्मकथा है। ठीक है, बाकी माई कंट्री माई लाइफ ये तो लाल कृष्ण अडवाणी की है, एल के अडवाणी उनकी है, आत्मकथा है ये। चलो, महान अकबर के राज दरबार के सदस्य बीरबल का जो है वास्तविक नाम पूछा गया था कि क्या था? महेश दास, मुकेश राय, श्याम दास या सामंतनु? रामंतनु लिखा है, सामंतनु नहीं, रामंतनु। तो जो क्या नाम, बीरबल थे, एक प्रोग्राम आता था, ये इसमें तो खैर महेश दास हो जाएगा। एक प्रोग्राम आता था अकबर और बीरबल के नाम से, तो उस पर दिखाया जाता था, बहुत बार उनका नाम बोला गया है। मैं ये बीच बीच में प्रोग्राम इसलिए ऐड कर देता हूँ जिससे आपको चीज़ें याद रहें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबको पता है, तो इसीलिए इसका जवाब कमेंट में बताना, कमेंट में आप सब बताओ। ठीक है, इसका जवाब आप सब लोग मुझे कमेंट में बताना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन सरल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने छोड़ दिया कि आप लोग उसका आसानी से बता सकते हैं। बाकी देखो 2019 में पेपर हुआ था, तो देख लिया जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कब 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय उसका जो है कौन थी? तो आपको पता है जिम्नास्ट में एक ही महिला सबसे ज़्यादा चल रही थी, वो थी दीपा कर्माकर। ठीक है, जो कि इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है, कहा है मेरे फ्लैट फुट हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके, तो इसलिए उन्होंने अपने संन्यास ले लिया। कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने का लिए जाना जाता है? तो अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और हुमायूं। मतलब सीधी सी बात समझ लिए, न्याय का घंटा किसने लगवाया था, ये पूछना चाह रहे हैं। तो वो कौन था? जहांगीर ने न्याय का घंटा लगवाया था कि आप आइए, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आइए, वो घंटा बजाइए, आपकी पुकार सुनी जाएगी, फिर उसके बाद बात की जाएगी। बिट्स, एक बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? बिट्स जो है 1 बाइट के बराबर होता है। कितने बिट्स जो है 1 बाइट के बराबर होता है? तो 8 बिट्स जब मिल जाती हैं तो 1 बाइट बना देती हैं। ऐसे 1024 बाइट मिल जाती हैं तो 1 KB बन जाता है। 1024 KB मिलता है तो 1 MB। ऐसे करके आगे आगे ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये प्रोसेस बंद नहीं होता है, बहुत दूर तक जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखो APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन लोगों को तो खैर ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं उनको 1913 में इनकी कृति थी गीतांजलि, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब तक 9 भारतीयों को जो है ये सम्मान मिल चुका है।
वायरस के कारण निम्न में कौन सी बीमारी नहीं होती है? अब वायरस के बाद इन्फ्लुएंजा, बिल्कुल वायरस से होती है। पैरों में दाद, ये तो क्या बोलते हैं, ये पैरों में दाद, दाद एक तरीके की तो फंगस होता है, ठीक है, तो ये तो उसकी वजह से तो नहीं होता है, तो ये हटा दीजिए आप यहाँ से। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई। लाला लाजपत राय का निधन ये पूछा जा रहा है, ठीक है, मतलब किस किस साल में, तो क्या कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता का, अच्छा क्रम की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाला लाजपत राय का जो निधन हुआ, चौरी चौरा कांड, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, मुस्लिम लीग का गठन, और बाकी हमको इनको सबको सही लगाना है। चलिए मैं आपको सबकी डेट बताता चलता हूँ कि जो लाला लाजपत राय थे इनका निधन हुआ था 17 नवंबर 1928। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, ठीक है, ऐसे। फिर जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो भी आपको पता है, जो चौरी चौरा कांड था वो 5 फरवरी 1922। बाकी मैं डेट लिख दूंगा, आप आराम से लगा लेना। गोरखपुर में हुआ था ये भी आपको पता है। फिर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था ये 13 अप्रैल 1919। और मुस्लिम लीग का गठन ये 1906, ये ढाका में हुआ था, ठीक है। तो अब 1906 पहला ये, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, यानी कि 4 3 2 1 हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 4 3 2 1 आपको तीसरे ऑप्शन में दिख जाएगा। यार क्या ही बताया जाए, ये पेन भी कभी कभार इतने बुरी तरीके से, इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो जाओ कि मन करता है क्या ही बताया जाए। खैर ये तीसरे नंबर पे आपको दिखा हुआ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 19 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। खिलाड़ी खेल के लिए होता है तो जोड़ी में कौन सा गलत मिलान हुआ है? साइना नेहवाल, अच्छा खिलाड़ी और खेल, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं, बिल्कुल सही है। साक्षी मलिक तो यार कुश्ती खेलती हैं, ये कहाँ से टेनिस में आ जाएंगी भाई, वो तो सानिया मिर्जा हैं, तो बस ये हटा दीजिए, यही गलत हो जाएगा। मिताली राज क्रिकेट, दीपा कुमारी तीरंदाजी, बिल्कुल सही हैं। किसके शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो अगर स्वर्ण युग की बात करेंगे तो वो शाहजहाँ, वैसे अकबर ने भी बहुत अच्छे काम किए थे उनके हिसाब से, मेरा मानना ऐसा नहीं है कि अकबर ने बहुत महान काम किए थे। अकबर महान तो फिर हमारे पृथ्वीराज चौहान क्या, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वीराज चौहान बहुत महान व्यक्ति थे। अकबर ने उन लोगों को, हम लोगों को ऐसी बचपन से कहानियाँ पढ़ाई गई तो हम लोगों का दिमाग वहीं तक चलता है। खैर शाहजहाँ के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है इसकी वास्तुकला जो थी वो अपने सबसे सर्वोपरि पे थी, सबसे ऊंचे काल पे थी, इसलिए इसके जो वास्तुकला के कारण स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। IAS, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको ये सोचना चाहिए कि ये क्वेश्चन, अब बहुत से लोग होते हैं जिनको आज भी देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे नहीं कह सकते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह में होते हैं, क्या करना चाह रहे हो यार, मैं तो IAS की तैयारी करूँगा। पूछ दो IAS की फुल फॉर्म क्या होती है, पता नहीं। तो IAS की फुल फॉर्म क्या होती है? वैसे अगर हिंदी में बात करेंगे तो भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। खासकर इस तरीके के लोग कौन होते हैं? जो टीचर बनते हैं, नए नए टीचर बनते हैं, कम उम्र में टीचर अगर बन जाएं, टेट और सुपर टेट की परीक्षा देते हैं, टीचर बन जाते हैं, फिर उनको लगता है यार मैंने टीचर की परीक्षा पास कर ली तो मैं तो अब आराम से PCS तो परीक्षा पास ही कर लूँगा, फिर वो PCS बनना चाहते हैं, बनते फिर उसके बाद में कुछ नहीं है, वाले क्लर्क का एग्जाम ना निकले लेकिन PCS बनना चाहेंगे। चलो गलत कुछ नहीं है, गलत नहीं है इसमें कि आप जो है एग्ज़ाम तो कोई भी दे सकते हैं, मेहनत किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक कंपैरिजन करके देखें तो आप टेट और सुपर टेट का एग्ज़ाम क्या ही होता है और उसके सामने आप लोग जो है सीधे PCS करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा अटपटा लगता है। चलो ऑस्ट्रेलिया की राजकीय मुद्रा की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है वहाँ पर, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो देखो केंद्रीय मंत्री की बात करेंगे, चाहे जो भी मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, कैसा भी मंत्री हो, वो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है उसको नियुक्ति मिलती है, नियुक्त किया जाता है। और ये अनुच्छेद
74 जो है उसके तहत राष्ट्रपति जो है अपनी जो कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति का प्रयोग करके और प्रधानमंत्री से जो है सलाह लेने के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन करता है और इसका जो मुख्य प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके सहयोग से, तो वो प्रधानमंत्री के सहयोग से ये काम करता है। चलो, डिफिशियंसी ऑफ कॉज रिकेट्स, तो यानी कि किसकी कमी के कारण सूखा रोग होता है, तो ये विटामिन डी की कमी होती है जो कि हम लोगों को फ्री में उपलब्ध होती है, ठीक है, फ्री में उपलब्ध होती है। और बताइए इसकी भी कमी हो जाती है और तब ये रिकेट्स नामक रोग हमारे शरीर में आ जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, गोलमाल जो मूवी थी, सबसे पहली मूवी, उसमें जब वो परेश रावल के पास जाता है ना तो कहता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, कहता है कहाँ है, तो वो कहता है पानी में, तो कहता है कब से, तो वो ऐसा करके बताता है ना, तो वो कहता है कहाँ है, वो तो न्यूयॉर्क में बताता है, न्यूयॉर्क कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। तो आप रिलेट कीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ मूवी देखना गलत है, लेकिन मूवी सिर्फ देख के टाइम पास करना गलत है। कुछ मूवी आप भले ही कॉमेडी मूवी देख रहे हैं लेकिन उनकी चीज़ों को याद रखो, अच्छा इसने ये कहा था, इस तरीके से हुआ था, तो इस तरीके से, ठीक है। चलो दोस्तों, तो फिर जो जीएस की क्लास थी वो भी हमारी समाप्त होती है। आपने देखा होगा इसमें जीएस कैसी 2019 में आई थी, 2022 में इससे मॉडरेट हो गई थी, ये तो ईजी लेवल की थी फिर मॉडरेट हो गई थी, इस बार हो सकता है हार्ड लेवल की आ जाए। तो इसीलिए पिछले बार मॉडरेट लेवल की थी, इसीलिए पेपर की आपने मेरिट भी देखी होगी, 72 to 74 थी, ऐसे ही आसपास अप्रॉक्सीमेट थी, ठीक है। ग्रुप डी की भी इतनी ही आसपास 80 के आसपास थी, 75 to 80 के आसपास थी, ज़्यादा नहीं थी, 76 था शायद थी जनरल की, ग्रुप डी की दोनों को मिला के, तो बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं थी क्योंकि पिछले बार का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आया था। मैं यही चाहता हूँ कि मॉडरेट लेवल इस बार भी आए, तो मेरिट ये जो है 80-90 नहीं जानी चाहिए। किसी भी एग्जाम की मेरिट आप 70 से 80% लेके जाइए, बहुत अच्छी होती है मेरिट, इतने में बच्चा करने वाला कर भी लेता है। चलिए दोस्तों, तो बाकी भाई जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।